कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। मौसम जिस दिन, अब हम लोग कोरोना से बहुत कुछ सीख लिए हैं। जिस दिन इस तरह का व्यवधान उत्पन्न होगा उस दिन घर पे लाइव पढ़ाएंगे। आप घर पे बैठे रहिए आराम से अपने बेडरूम में, उस दिन आके उस दिन लाइव पढ़ा देंगे आप लोग को एप्लीकेशन पे। इसीलिए देखिए आराम से हाँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी सीरियस हुए, जितना सुविधा संभव है हम जरूर देने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग को भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, है कि नहीं? एक हाथ से कभी रोटी नहीं बनता है। तो आप भी चाहते हैं कि नियम से सब अच्छे तरीका से समय के अंदर खत्म करें, पढ़ाएं अच्छे से, रोज हम लोग पढ़ें, चाहे किसी भी तरह का आंधी तूफान कोरोना महामारी आए तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग को भी सहयोग देना होगा, है कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि कोरोना की वजह से बहुत आर्थिक हालत खराब हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हम आपसे कहेंगे कि आप ये कीजिए वो कीजिए। जितना मैक्सिमम सुविधा हो सकता है हम देने को तैयार हैं। बस आप लोग पढ़ने को और समर्पित भाव से पढ़ने को तैयार रहिए। समर्पित भाव का मतलब जानते हैं? आपके अंदर भी वो जोश जुनून होना चाहिए। सिर्फ मेरे जोश जुनून से थोड़ी काम चलेगा। हम अपना खूब जोश में जम के पढ़ा दे और आप उसको इग्नोर कर दीजिए तो क्या फायदा? जब गली में आ ही गए हैं, बताइए, इतना अंदर में कोचिंग है, फिर भी आप खोजते खोजते आ गए कि नहीं आ गए? इसका मतलब सीधा है आप पढ़ने वाले लोग हैं। कहीं पोस्टर पंपलेट पर्ची नहीं मिलेगा, फिर भी आप आए हुए हैं। तो हम ऐसे लोगों का स्वागत करते ही। जो पर्ची से आता है, पोस्टर से आता है, वो आता है देख के भाग जाता है। और जो श्रद्धा से आता है, सुना है, पहले से जानता है, नहीं अवतार सर ईमानदार आदमी, अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत समझाते हैं, वो लड़का कभी रिटर्न नहीं जाता है। यहाँ आपको बता दें, छोड़ने का रेशियो 102% है। मतलब 100 लड़का आता है तो कल 102 लड़का होता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। कारण यही है कि जो भी लोग आते हैं समर्पित भाव से आते हैं, और हम भी जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसी तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो आज से जो संविधान निर्माण हुआ था, और ये जो भारत का संविधान है, ये बना, यही संविधान है, ओरिजिनल संविधान है, डुप्लीकेट इसको नहीं कहिए। कारण है कि वो जो ओरिजिनल मेन कॉपी वो तो दिल्ली में सुरक्षित रख दिया गया है। उसके बाद इसको बोलते हैं बेयर एक्ट। क्या बोलते हैं? बेयर एक्ट। थोड़ा शब्द जानना चाहिए। ये पूरा का पूरा एकदम तथ्य है, स्टैचू है, संविधान है। इसमें कोई मनगढ़ंत बात, एक्स्ट्रा मिलावट कुछ नहीं है। सीधे अनुच्छेद 1 क्या लिखा हुआ है, 2, 3 अनुसूची, है ना, एकदम उस टाइप से है। इसमें कहीं से कोई मिलावट नहीं है। तो इसीलिए हम आपको शुरू में बोले थे, हम लोग को संविधान नहीं पढ़ना है, हम लोग को राज्य व्यवस्था पढ़ना है। हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन एवं राजनीति पढ़ना है, जिसका आधार संविधान है। अगर हम केवल कहते संविधान पढ़ना है तो भाई चलिए शुरू किया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसे थोड़ी पढ़ाई होगा। ये इसको क्या है, ये एक तरह से मार्गदर्शन देता है, ये दिशा दिखाता है। किस चीज का? तो शासन का, प्रशासन का, लोगों के अधिकार का, हमारी स्वतंत्रता का, यह मार्गदर्शन देता है। तो जब भी कोई व्यवधान होता है तो हम लोग इसको उठाते हैं। अक्सर देखिएगा अरविंद केजरीवाल, ओवैसी साहब, जब कोई बात होगा तो अपने पास संविधान रखते हैं। तुरंत संविधान मुझे नहीं कहता है कि मैं भारत माता की जय बोलूं, संविधान मुझे आज्ञा देता है कि मुझे मेरे मन में जो होगा हम वो बोलेंगे। हम देश विद्रोही नहीं है, हम देशद्रोही नहीं है, कहते हैं ना ओवैसी साहब बार बार। संविधान वाकई में स्वतंत्रता दिया हुआ है, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी को, वो तो श्रद्धा का विषय है। वैसे ही अरविंद केजरीवाल से 5 साल पहले खाली क्या दिखाते थे? संविधान। तो संविधान कहता है, संविधान ये, संविधान वो। तो नो डाउट संविधान सबसे, इसीलिए कल आपको बताए थे कि अगर पूछे भारत में संप्रभुता कहां है, तो पहला जवाब जनता, लेकिन दूसरा जवाब क्या होगा? संविधान, है कि नहीं? है तो ध्यान। तो इस संविधान का जो निर्माण हुआ, आप जानते हैं, ऐसे तो संविधान सभा का गठन गुलामी के दिनों में ही हो गया था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनने के लिए, है ना। लेकिन मेनली काम शुरू हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, और फाइनली यह बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। सब तिथि भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। हम ये आपको बताना चाहते थे, जैसा कि कल जहां खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। यह संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा जरूर गया है, लेकिन लिखना क्या है, ये वर्षों की तपस्या का परिणाम है कि नहीं है? मान लिया गया हमारे संविधान सभा, जैसे देखिएगा बहुत घर में नया नया पैसा होता है तो सीधे बचपन से भोजपुरी बोलता हुआ थी सर, अब बाबूजी अमाई कहता हुआ थी सर, अचानक से डैड हाउ आर यू ना शूट करेला, ना मजा आवेला। पैसा भइला से संस्कार ना बदलेला, है कि नहीं है?
तो वही अगर मान लेनी हमने आजादे हो गए नहीं सर, और हमनी के संविधान सभा इतना खुश हो जाए, कहिए भाई अब आजाद हो गए, ले आओ अमेरिका का सब लागू कर भारत में, शूट करी ना करी। जो हम लोग यहाँ शूट कर सकता था उसी को हम लोग को रखना था संविधान में। और रखना क्या था ये तो इतिहास तय करेगा ना, इंसान थोड़ी तय करेगा। मान लिया कोई ऐसा बात आप रख दीजिए जो हम लोग की संस्कृति के विरुद्ध हो, तो उसको हम लोग मानेंगे? हम लोग खुद नहीं मानेंगे, इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बात नहीं मानते संविधान को, नहीं मानते कानून को। जैसे कल एग्जाम्पल भी दिए थे कि एक बार नीतीश कुमार बोल दिए कि छठ पूजा घर में होगा, हम लोग घाट पर हुई तो घाट पर हुई, देख लिया। तो सब लोग नीतीश कुमार भीतर से कह दिल पुलिस के भाई मारपीट मत करिए सब, जानते एको गो लोग के लाठी गिर गल तो बाद का हाल हो जाए उनकर। क्यों? क्योंकि ये धर्म का बात है, संस्कृति का बात है। संस्कृति के विरुद्ध जाकर कोई संविधान नहीं बना सकता है। तो ये जो संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा गया है, उसमें लिखना क्या है ये क्या तय करेगा? इतिहास। क्या तय करेगा? इतिहास तय करेगा। उसके साथ साथ जब देश गुलाम था तो उस गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए जो अपना जान देने को तैयार थे उनकी इच्छाएं तय करेगा, है कि नहीं है? कि वो क्या सोच के अपना जान देने को तैयार थे कि जब देश आजाद हो जाएगा, जैसे कैसे आप अभी बैठे हुए पढ़ रहे हैं, लेकिन मन में जरूर होगा कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, है ना? मन में आता है कि नहीं आता? कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, ई होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये सब प्लानिंग आप किए हैं, और अगर आपको नौकरी मिल जाए तो बताइए उस प्लानिंग पे काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। तो वैसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ लड़ के जान देने को तैयार थे, जब देश आजाद हुआ तो उनका भी तो इच्छा मायने रखता है कि नहीं रखता है ना? प्रमुख रूप से रखता है। गांधी जी का, नेहरू जी का, है ना, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, जितने लोग, भीमराव अंबेडकर साहब का, जितने लोगों ने कुर्बानी दिया देश के लिए, लड़ा, तो उन सारे लोगों की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं सब मायने रखता है। लेकिन इन लोगों का इच्छा, महत्वाकांक्षा भी हमारे देश के इतिहास से अलग नहीं था। हाँ, इतिहास में बहुत सारी गलतियां हुआ है, उस गलती को सुधारने का प्रयास किया गया। उस गलती को क्या किया गया? सुधारने का प्रयास किया। तो हम आपको पहले संक्षेप में प्राचीन भारत से लेके मध्यकालीन भारत तक बिल्कुल शॉर्ट में समझाएंगे, जिसका अध्ययन विस्तार पूर्वक इतिहास में किया जाएगा। और आधुनिक भारत को थोड़ा 2-3 क्लास समय देकर समझाएंगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि आखिर हम लोग का संविधान ऐसा क्यों बना। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आखिर हम लोग का संविधान ऐसा ही क्यों बना। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग को अपने इतिहास का जानकारी होगा, तभी ना जान पाएंगे। तो संक्षेप में आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे, इतिहास को विषय के अंतर्गत विस्तार से वहां पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये सब आता, अगर नहीं समझिएगा तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा। सिंपल है, सीधे उठा लीजिए संविधान सभा। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को बंबई में हुआ था। इसकी दूसरी बैठक 11 तारीख को हुआ था। तीसरी बैठक 13 तारीख को हुआ था। प्रथम बैठक के अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा किए थे। दूसरी बैठक के खाली तथ्य कि ना, तो ये ना पढ़ल जाए। पढ़े तो मानते नहीं कि हमारा तो बोलत याद होगा कि ना पढ़े तो याद होगा, लेकिन ऐसे आपका हो जाए, कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन हम जिस टेक्निक से आपको बताएंगे, देखिएगा, लाइफ टाइम पोता पोती की कहानी ना सुनाइएगा तो कहिएगा अवतार से झूठ बोले थे, थोड़ी नौकरी का बात है कि नहीं। ज्ञान रहेगा, उस तरह का समझ रहेगा, तभी ना सुना पाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहासकार लोग जो है वैदिक काल को 2 भागों में बांटता है। कौन कौन? ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया समझिए। वैदिक काल, उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो गैप आ गया, और दोनों के बीच, सिंधु घाटी और वैदिक काल के बीच कोई समानता नहीं था। क्रमवार ढंग से इतिहास मिलता है, कहां से? वैदिक काल से, है ना। मतलब एक सभ्यता पतन हुआ तो दूसरा तुरंत उसी पे जन्म ले लिया। लेकिन सिंधु घाटी और वैदिक काल में बहुत डिफरेंसेज मिलता है, ये हम आपको इतिहास में बताएंगे, समझ। और पता है ना, सिंधु घाटी शहरी सभ्यता थी, अब वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता था। तो एक कैसे संभव था कि पहले लोग दिल्ली में रहे, बाद अचानक देखा था कि गांव में खेती करता है, संभव है? तो इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है, क्या सच्चाई है, उसकी जानकारी हम लोग इतिहास में लेंगे। यहां से हम लोग वैदिक काल से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो वैदिक काल कहने का मतलब इसी को आर्य सभ्यता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्य, क्योंकि इस सभ्यता की नींव जो है किसने डाली थी? आर्यों ने डाली थी, इसीलिए आर्य सभ्यता। ऐसे तो वैदिक काल वेद से संबंधित काल है, जिस काल में वेद, वेदांग, रामायण, महाभारत, उपनिषद, इस तरह के ग्रंथों का रचना किया गया, उन सारे कालों को सामूहिक रूप से वैदिक काल कहते हैं।
किंतु देखा गया कि इस वैदिक काल में बहुत बड़ा डिफरेंसेस मिला हाफ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद। तो शुरुआत वाला जो समय था उसको विद्वानों ने कहा ऋग वैदिक काल है। कौन सा काल है? और इस काल का विशेषता है कि इसी काल में ऋग वेद का रचना हुआ। अब बाकी वेद और अन्य ग्रंथ जिस काल में रचे गए उसको नाम दे दिया गया उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक। अब ध्यान से समझिएगा, शुरुआत में जो नियम व्यवस्था बना था, कानून बना था, क्योंकि हम लोग कानून पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, तो उस समय मनुष्य के जाति थी, ऐसा नहीं था कास्ट था, कास्ट था, जात थी, लेकिन यह जात जो था ना वो कर्म पे आधारित था। कैसा पर आधारित था? जो लोग जैसा कर्म करते थे वैसा उनका जात था, कोई भेदभाव नहीं था। मतलब एक ही परिवार में, ध्यान दीजिएगा, कि हो सकता है कि कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पता चले कि बाप वैश्य है, बेटा क्षत्रिय है कि नहीं, माता शूद्र है। संभव था कि नहीं था? जब कार्य के आधार पर जाति बंटना था तो बिल्कुल संभव था कि नहीं था? खूब बढ़िया समझ में आ रहे मेरे बात, कि जब जन्म पर आधारित नहीं था, काम जो जैसा काम, जैसे आज के डेट में मेरा जो काम है ये ब्राह्मणों का काम था पहले, ज्ञान देना, तो इस तरह से पेशेगत आधार पे मेरी जाति क्या हो गई? ब्राह्मण हो गई। बात समझ में आया? आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, है ना? अब शिक्षा ग्रहण करके जैसा आप काम चुनिएगा वैसा आपका जाति हो जाए। कल्पना कीजिए, मान लिया कि देश की सेवा में चलेगा, क्षत्रिय कहलाइएगा, ज्ञान विज्ञान में जुट जाइएगा तो आप ब्राह्मण कहलाइएगा, उत्पादन कार्य में जुड़ जाइएगा तो वैश्य कहलाइएगा, और सेवा भाव में रहिएगा तो शूद्र कहलाइएगा। तो ये बताइए, हो सकता है आपका भाई देश की सेवा में है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपके पिताजी उत्पादन कार्य में है तो वो क्या हो जाएंगे? वैश्य हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो कितना बढ़िया सिस्टम था पहले। दूसरी बात, ये हो गई जाति जो किस पे आधारित थी? महिलाएं जो थी ना, उसका पुरुष से कोई भेद नहीं था। मतलब बेटा हो चाहे बेटी, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं था। जितना पुरुष को आजादी था उतना ही महिला को आजादी था। कोई भेदभाव, कोई भेदभाव, मतलब शिक्षा ग्रहण करने में बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं। बात समझ में आया? शिक्षा ग्रहण करने में बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं। राजनीतिक कार्यों में कोई भेदभाव नहीं। पुरुष जिस तरह से लव मैरिज कर सकता था उस तरह महिलाएं भी कर सकती थी। यहां तक स्वयंवर होता था, स्वयं अपना वर चुनती थी। जैसे पुरुष एगो से ज्यादा ब्याह कर सकता था वैसे महिलाएं भी एगो से ज्यादा कर सकती थी, जो सच्चाई आपको बता रहे। ठीक है, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि कुछ ही वर्षों के बाद में यह व्यवस्था समाप्त हो जाता है। और क्या हो गया कि जो जाति थी वो क्या हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। जाति किस पे आधारित हो गई? और स्त्रियों को पशु की श्रेणी में रखकर उसको घर में बांध दिया गया कि तोरा लेंगे दिमाग उमाग ना पा, उन्हीं के गाय हवस, घर में रह, सेवा कर, बात खत्म। ना तोरा पढ़े के बा, ना राजनीति में भाग लेने के बाद, कौनो काम तो नहीं के लायक नहीं के, तो नहीं के लायक होइले नहीं खुलो। अचानक से ऐसा व्यवस्था आ गया और यही व्यवस्था चलता रहा अंग्रेजों के समय में भी। और अचानक से हई जो आया जाति जो जन्म पर आधारित हो गई, कह दिया गया कि जे जौना जात में जन्म ली ओकर उहे जात हो जाई, भले ओकर कर्म कुछो काहे ना हो, कर्मो ना बदली। अब कर्मो उहे करे के बा, माने बढ़ाई के बेटा के काम बढ़ाईगिरी करे के बा। बात समझ रहे हैं? तो जो जौना जात में जन्म लिया है उसको वैसा ही क्या करना है? कर्म करना है। और इस सब को जोड़ दिया गया भगवान से कि भगवाने ऐसा चाह कर, और भगवाने तोरा ओकरा कोख में जन्म दिलन तो तू का कर लेबे? बोल, हमर का गलती बा? नियम बनाने वाले, इस नियम को बनाने वाले विद्वान का नाम है, चिंतक का नाम है मनु। क्या नाम है? मनु। उन्होंने ही क्या किया? तो कारण था, कभी बताएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे। आज बैठ करके इतिहास को गाली देना उचित नहीं है ना? जो क्रिकेट खेलता है ना, जो पिच पे रहता है वो समझता है। हमने मारना तोरा क्या ना मार तू। तो वही ना हमने के आज बैठ के आराम से गरियाते हैं,
नेहरूआ ना रही, गंधिया ना रही तो देश तब ले तो हमनी के अमेरिका का फाड़ दे ले रहती। वाह रे वाह विद्वान, ये सब चाय वाला भाषा का प्रयोग कभी मत कीजिए। पढ़िए लिखिए, समझदार बनिए, तब तो एक बात हम कह देंगे। तब तो आपके गार्जियन भी उदंडई किए हैं, तब तो आज आप गरीब हैं। तो गरियाइए दादा के परदादा के, तो ना हमारे बाबू कैसे गरिया दूंगा? भाई वैसे ही सब परिस्थिति का मोहताज होता है। आज आप इतने उम्र के हो गए, क्या अचीवमेंट है? या हमारी अपनी भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये अचीवमेंट करने वाला 12 साल 15 साल में करके दिखा देता है कि नहीं? अब कोई कर देगा बाबू जी ना चुटकुल्ला है, तो बाबू कहता है रे होकर बेटा टॉप को गई, होकर बेटा टॉप को गई, तो बेटवा सुनो सुनो कर होकर बाप तो विधायक है। तो कंपेयर मत करो, सीधा बात हम कहते हैं। आज बैठ के इतिहास के गाड़ी देवल उचित बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये काम राजनीति लोग का होता है, उसको अपना सत्ता चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप उसका क्या कीजिएगा? एनालिसिस कीजिएगा, है ना? तो मनु को हम ये नहीं कह रहे उन्होंने सही किया, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि उस परिस्थिति में उन्होंने गलत किया। वो परिस्थिति ऐसा हो गया था कि वहां पे इस तरह का कड़ा नियम बनाना जरूरी था, है ना? लेकिन इसको क्या किया गया कि इसको धर्म से जोड़ दिया गया। धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि लोग विद्रोह न करे। धर्म से क्यों जोड़ा गया? हम शुरू क्लास में ही बोले थे, कितनों बड़ा कानून बना दीजिए। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? और सबसे ज्यादा क्राइम भारत में। तो कानून से लोग नहीं डरता है। अगर थोड़ा देर के लिए डरता है ना, तो बस ऊपर वाला से डरता है। अगर मन में सवार हो जाए कि मार देना है, कितनों पुलिस देख ले फिल्म होने लगी, मुझे तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, अरे बाप रे बाप। तो रहते एक मुल्क के भगवान तोरा के हिसाब लगा दिए, ढंग से पड़ जीवे चक्कर में। गड़िए ले जाइए, गड़िए उधिया जी गढ़ा में गिर जाए, पुलिस की जरूरत न पड़े। तो ये डर पैदा किया गया। क्या हुआ? डर पैदा करके लोगों को संतुलित करने का प्रयास किया गया। अब क्या हुआ? लेकिन यह इतना ज्यादा जड़ हो गया, लोग इसको स्वीकार कर लिए। जानते हैं, अंग्रेज के आगमन के पहले कोई जातिगत धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं था भारत में। मतलब लड़ाई नहीं था, भेदभाव तो पहले था, लड़ाई नहीं था। हम लोग जाते थे बाबू साहब के दुकान पर, तो पहले ही चप्पल निकाल लेते थे, आराम से निकाल लेते थे। आदत हो गया था। आदत क्या हो गया था? लगता था यही तो हमारा जन्म इसी के लिए होबे किया है। आराम से चप्पल निकाल के खूब सेवा हुआ करते थे हम लोग, है ना? कभी विरोध नहीं हुआ है भारत में, याद रखिएगा। ये सारा विरोध हुआ है अंग्रेज के आने के बाद, सारा बवाल मचा है। और मुसलमान भी जब मध्यकाल में भारत आए ना, तो मुसलमान भी क्या हुआ? हिंदू के साथ मिलकर संस्कृति एकदम सामंजस्य हो गई। एक गांव में हिंदू मुस्लिम रहता है कि नहीं रहता है? तो जगह हिंदू धर्म में कमी होगी, इस्लामो धर्म में कमी, दोनों भाई भाई हो गए। चल तू हुए बड़े, हम हुए बनी। और अंग्रेज जब भारत में आया तो विशुद्ध रूप से याद रखिएगा, किस रूप में आया? एक व्यापारी के रूप में आया। किस रूप में आया? व्यापारी। उसका कतई उद्देश्य नहीं था, याद रखिएगा, कि हमको जाके भारत पर अधिकार करना है। वो सोचा ही नहीं था कि हमको भारत में जाके क्या करना है? अधिकार करना है, बल्कि क्या करना है? केवल और केवल व्यापार करना है ना? लेकिन जब यहां आया और व्यापार करने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती थी। कठिनाई क्या थी? तो राजा से आज्ञा लेना पड़ता है। और राजा क्या करता है? आज्ञा देने के लिए थोड़ा शर्त रख देगा, थोड़ा तंग करेगा। तो मने मने सोचता था, रे एक औकात उतना बान है जितना भाव दिखावा था। काहे? यहाँ रहला के बाद पता चला कि एक टांग तो एक पड़ोसी जो क्षेत्र बा उहे ओकर राजा घींच रहा बा, ये तो अपने कमजोर बा, आई हमरा लग बड़का भाव दिखावा तारा। खूब ध्यान से समझिएगा बात को, तब और समझ में आएगा। तो आया व्यापारी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे व्यापार के क्रम में उसको भारत में जितनी बुराइयां थी सबका पता है। आप ही जाते हैं पहले किसी के घर में, तो जी हाँ हाँ, कुछ देर आला के बाद में जब सब जान जाइएगा, अरे कहा बा आओ बैठ रहे, बोला कि ना बोला? काहे? काहे कि अब जान गए कि यही लायक बा, ये उतना जितना इज्जत देता नहीं वो लायक ही। तो कब पता चला? राला के बाद में पता चला। अब कोई लोग हम दूसरे उद्देश्य से जा रहे हैं, थोड़ा मिलेंगे, कहीं पानी पिला देंगे तो बहुत अच्छा बात है। अब महिला के बाद खाना खा के ये तो कभी और कुछ खा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना मेरा? तो वैसे ही अंग्रेज आए तो पूरा एकदम शांति प्रिय, एकदम लगा कि उनसे इतना सभ्य कोई नहीं है। राजा के दरबार में साष्टांग लगाना, उनका जी हजूरी करना, चमचागिरी करना, अनुमति के लिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर जोड़ के। लेकिन रहते रहते उनको एहसास हुआ कि ये राजा में उतना दम नहीं। ठीक है, इस राजा का टंगड़ी जो है दूसरा क्षेत्र के राजा खींच रहा है, लेकिन इनके आपस में एकते नहीं है।
सामाजिक रूप से समाज इतना भाग में बटा हुआ है, ये कोई छोटा सा चिंगारी आग लगा देगा, समाज में क्रांति ला देगा। महिलाओं की स्थिति तो ऐसी है जैसे लगा महिलाएं तो इंसान है ही नहीं है, जानवर है। उनको बड़ा आश्चर्य होता था जब देखते थे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि एक वो जाति विशेष का लोग कपड़ा धोने का काम करता है, ठीक है। अब भारत के लोग बड़े तथाकथित बड़े लोग उससे कपड़ा धोआते, और जब वो कपड़ा धो के उसको दे देगा, और जब बाबू से पहन लेंगे, तो ओकरा बाद वो आदमी है जो धोलक हो छू ना सकता उनकरा के, काहे कि वो छूत हो जाए। मतलब हम लोग के समझ में है ना, नियम था ना पहले कि कोई छूता नहीं था, तो रे तू अपन कपड़ा दे ले ओकरा के, उ अपने घर में ले गए, ओकरा साथ कौन कौन कोरम कोइले हुई कपड़वा के संगे तू देखे गइले, और वह कपड़ा जब धो धा के दे देलक, तू पहन ले तो कपड़ा तो शुद्ध हो गए। अंग्रेज के लिए आश्चर्य था, भाई कौन नियम हो रे भाई, पहले कपड़ा धोता नहीं ओकरा से, आ कपड़ा जब धो के दे देलक तो ओकरा बाद तू छू मत, डोंट टच मी, तू अछूत है। देखा था घर बनवाता वैसे जात के लोग से, जब घर और बन जाता मंत्री को फूका जाता, फूस शुद्ध हो गए। ओकरा बाद वो आदमी है जो घर बनैले वो घर में प्रवेश नहीं के कर सकता, क्या ओकरा घर में प्रवेश कैले से घर अछूत हो जाई रे, तोरा घर में रह के बनैलक खैलक पियलक, एक नंबर दू नंबर सब कर्म कर चुकल बा, अब का अछूत होई, है कि नहीं है। तो अंग्रेजों के लिए बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि भाई गजबे देश है ये तो, है ना। महिलाओं की स्थिति देखे तो कहेंगे वाह रे वाह, महिलाओं को तो कोई मनी योगदान ही नहीं है देश के विकास में, देश के आय में, देश के विकास में महिलाओं को दरकिनार कर दिया गया, वस्तु मान लिया गया है ना, उनको घर में बंद कर दिया गया है। लेकिन जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक इन लोगों को हिम्मत नहीं हुआ कि, लेकिन मन में आने लगा, इनका व्यापारिक उद्देश्य अचानक से राजनीतिक उद्देश्य में बदलने लगा। इसको ग्राफ से समझिए, अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। 1608 में भारत जब आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। मान लिया यहां कमजोर वाला स्थिति है और ये हो गया मजबूत वाला स्थिति। 1600 से लेके 1756 है ना, भारत भारतीयों का है, यहां भारतीय थे, यहां अंग्रेज थे, इस तरीका से समझ। ये हो गया अंग्रेज और ये हो गया भारतीय, है ना, ये हो गया इंग्लिश और ये हो गया इंडियन। मतलब हम लोग इस देश के राजा हैं, हमारा देश है, बपौती है, हमको जिसको मन करेगा वो ऑर्डर देंगे व्यापार करने का, नहीं मन करेगा नहीं देंगे, मार के भगा देंगे। बात समझ रहे हैं। लेकिन 1756 के बाद 1857 तक, 1756 यानी 57 ले लीजिए, यहां 57 लिख दीजिए, और 1857 तक पता नहीं चलता था कि भारत का राजा कौन है, हम कौना के अंडर में है। ये हो गया कमजोर वाला स्थिति और ये हो गया मजबूत वाला स्थिति। ये हो गए अंग्रेज, खूब ध्यान से समझिएगा, और ये हो गए भारतीय। 1756 के बाद अब पते नहीं चल रहा है कि हम अंग्रेज के अधीन है कि हम अपने राजा के अधीन। अंग्रेज इस समय, इसी दौरान भारत पर अधिकार करने के लिए, मान लिया किसी का आपको मोबाइल छीनना है तो आप उसका पीछा कीजिएगा कि वो आपका पीछा करेगा, जरा छीने के बाद वो पीछा करी कि ना करी, और जब छीन ली ओकरा बाद आप क्या कीजिएगा, तब आप पीछा कीजिएगा उसका। यही चीज हुआ। मतलब जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, भीड़ है, कमजोर आदमी देख लेते हैं तो चेहरा से पता चल जाता है गांव के बाद कमजोर बस सीधा लागता, तो ओकरे बगल में पकड़ के खड़ा हो जाइएगा, हिलत रह भाई इस तरह के देखले मानी कहीं हम तो हाँ हो, कहाँ गाँव है कहीं, अरे वो कहता नहीं भेंट भई रहे, और सब कहीं ना कहने चाहते हैं। अब बतियात बतियात पोटियावत तो यार हमनी के देखिए अब तनका से हेतना से जगह है ना, तो का करी तनका सब पहले हेतने से जगह ओकरा बेचारा मिली और बैठ जाए, हेतने पर बैठी, ओकरा बाद बतियात घसकावत ओकरा बाद ओकरा के उठा दी। कोई दिक्कत हो तो उठ जाना, तनका देर उठ जा, खड़ा हो जा, ओकरा बाद वो बेचारा हेंगा पकड़ लिया टाकी, बाहरे जुनी उहे रहे अंग्रेज, आए हेंगा पकड़ के खड़ा रहे, ताकत रहे हमनी के रही सन भारतीय, है नु, प्रेम से पोटियावत हेतना पर बैठल,
ओकर बाद घसकावत हमनी के उठा देलक आ अपने बैठ गल सब गद्दी पर आ हमनी के ऊपर से ताकत नहीं बा भैया। तो 1756 से लेकर रट्टा नहीं मारिए। हम आपको बता रहे जितना अंग्रेज से नाम से लड़ाई होगा ना, चाहे पलासी का लड़ाई हो, बक्सर का लड़ाई हो, आंगल मैसूर युद्ध हो, आंगल मराठा युद्ध हो, आंगल सिख युद्ध हो, सब यही बीच भयल होई। 100 बरस में बांध दिए ना कम से कम। जितना हमले रट्टा मारते थे, आंगल मराठा युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध, ये जितना भी आंगल सिख युद्ध जो भी भयल हुई तो यही में भयल हुई। गारंटी बा काहे टुकनी के छीने के रहे तो भारत के सब शक्ति से लड़ी कि ना लड़ी, तो हमने छीनी धीरे धीरे करके। तो रट्टा नहीं मारी। इतिहास को भी हम बोल रहे हैं, तथ्य को भी समझा जा सकता है। अरे कम से कम 100 बरस में बांध दिए, ऑप्शन के हिसाब से कुछ तो अब गेस कर लीजिएगा ना। फिर आगे हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो और बताएंगे आपको। 90% तो इतना जान लीजिए, गारंटी देते हैं बिना रट्टा मारले आपको कंप्लीट करा देंगे। तो इस तरह से अंग्रेज क्या किए, 1757 से लेकर 1857 के बीच में भारत की उस समय की जो भी बड़ी बड़ी शक्तियां थी उन सबों के साथ युद्ध किए, जबरदस्ती घुसिया के, बिना मतलबों के, माने बहाना खोज के। क्योंकि उनको पता चल गया कि जब औरंगजेब मारा ना, उसके बाद उनको लग गया कि अगर हम लोग इस देश पर अधिकार नहीं करेंगे तो फ्रांसीसी कर लेगा, डच कर लेगा। तो मैंने जैसे देखिए रोटी हमनी के दूगो कुत्ता लड़ता अपने में, और रोटी वाला ताकत का हमरा छीने के बाद हमनी के शक्ति ना रहे कि दोनों में से एको को भगा सके। गजब हालत हो गए हमनी के। ओकनी के दोनों लड़ता, ई रोटी हमर है तो ई रोटी हमर है रे, तो रोटी तो दोनों में से कौनो के ना। बात समझ रहे हैं ना। तो हमनी का मुंह ताकत नहीं होने। कर्नाटक युद्ध हो रहा बा, काहे ला? तो भारत हमर है तो हमर रे, तो भारत बाप के है, भारत तो हमनी के है। लेकिन अंग्रेज कहता ना हमर, फ्रांसीसी कहता ना हमर, डच कहता ना हमर, तो लॉस बने देश हमनी के आ लड़ तक की वही ने मेहरारू के कोर मार होल बके ने होला कि ना होला। तू भाभी काहे कहले है ना, तो तू दीदी हम काहे जोड़ देले कि तोर बहिन लगतो। ए भगवान कौना घर के बा का बा ना बा, तू काहे लड़ता काहे की इंटरेस्ट पैदा ले ले बा। जानते नहीं जौना के हो बेचारा के मरद कमजोर होई है कि ना, तब तक रिश्ता जोड़बे कर। हमर भाभी लागेला होंगे कुछो ना लागेला। बात समझ आ रहा है ना। तो इस तरीका से आप देखिएगा, रट्टा नहीं मारिए। 1756 के बाद 1857 के फाइनल जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में अंग्रेज पूरी तरह से जब भारत पर अधिकार कर लिए, कुर्सी पर बैठ गए, तब तो हमनी के होश आल रे भाई तू जैबे कि नहीं ऐसे हमर नो कुर्सिया है। तब 1857 से लेके 1957 ले हमनी के ओकरा पीछे लगनी सन। 1757 से 1857 लेके पीछे लागल अंग्रेज, हमनी के पीछे पड़ल आ जबरदस्ती बहाना खोज के मार कइलक, मार कह के हरइलक। बात समझी। आ कर के सब पर अधिकार करलक। आ जैसे (1857 से लेकर खूब ध्यान दीजिएगा 1947 तक, है ना, ये ग्राफ बन गया डायरेक्ट ऐसे। ये है मजबूत, आई हो गया बेचारा दूबर। और कौन था हई बेचारे हमनी के। देख ली पहला ग्राफ से उलिट गल कि ना उलिट गल। ओकरा बाद हमनी के लगनी ओकरा पीछे पड़े, बहाना खोजे के न करल जाओ कि एकनी के चल जाओ। तो शुरू में ओकरा गोड़ पर गिरनी सन, प्रार्थना कोई सन से राउर तो भगवान आदमी बानी, राउर हमनी के देश में आगमन हमनी ला वरदान बा, तो ठीक बा हमनी के सभ्य बना दिया, फिर चल जाए अपने प्रेम से। तो ऐसा लोग के कहा जाला नरम पंथी। क्या कहा जाला? नरम पंथी। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा मैटर समझ जाइएगा ताकि बोलेंगे आगे तो समझ में आएगा। उदारवादी, क्या बोलिएगा? उदारवादी या नरम पंथी, जो अंग्रेजी शासन को क्या मानते थे? वरदान मानते थे, है ना, गिफ्ट मानते थे। ये तो भगवान का एक बहुत बड़ा तोहफा है कि अंग्रेज भारत में आया है, हम लोग को सभ्य बनाएगा, हम लोग को भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन धीरे धीरे 1905 में जब बंगाल विभाजन सांप्रदायिक आधार पर करके देश को तोड़ने का प्रयास
फुट डालो और शासन करने का प्रयास किया, तब कुछ कांग्रेसी कहा रे भाई तू तो कहत रहे भगवान हो तो गजबे भगवान लीला करत हो, तो ना 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 कोनो बात नहीं, हमनी के समझ में नहीं किया नु कुछ कोइले बना भगवान जी तो कुछ हिते ला कोइले बना, तो कुछ बोला ना अब हम तोहर बात ना माने, अब हम अंग्रेज के विरोध करे, तो ऐसा लोग कुछ का बोल अलग हो गए, तो ओकरे कहल गल उग्रवादी। का कहल गल? उग्रवादी। जौन अंग्रेजी शासन के वरदान ना मांगे, जौन कहे कि हम अंग्रेज से भीख ना मांगे, हमर हक बा, हमर देश हो। अब पहले वाला लोग है ना भीख मांग, भगवान हमन भीख मांगल जाला, बैठ उनका गोड़ पर गिर, उनका उचित लागी समझ में आई तो अपने दियन, आ ना दियन एकर मतलब है कि हमनी ला जरूरी ना रख, उनकरा में गलती ही नहीं थे, तो वैसा लोग के नरम पंथी कहल जाला। का कहल जाला? नरम पंथी। तो कुछ समय बाद जब कुछ लोग के होश आए तो कहला ना कहलो भले लोग कहता कि हमनी ला हित में बाड़ा, सब अपना हित में बाड़न सन, हमनी के विरोध करल जाई, हमनी के भीख ना मांगल जाई, हमनी के कहल ना हमनी के अधिकार है तू दे, ठीक बा। तो वैसा लोग का कहल गए? उग्रवादी। का कहल गए? उग्रवादी। अब ये उग्रवादी लोग ठीक बा कहे कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कोनो बात होके तो खिसियाए लोग, माने लोग मार ना देबो तो मार दम लेकिन मरबे ना करे, तो ओमे तो कुछ लड़का और रहलन सब ताके सब मार दम मारना और में जब ना बर्दाश्त होता निकलक पिस्टल धके ठोक देलक, तो उ कहल क्रांतिकारी। उ का कहल? तीन गो वर्ग हो गए, ध्यान से समझी। जौन एगो तो सीधे कहल ना अंग्रेज तो भगवान हमन, उ का कहल? उदारवादी। जौन कहे मार दे लेकिन मारे ना, उ का कहल? उग्रवादी। आ जौन कराओ ना देखलक तब निकलक धके ठोक देलक। भगत सिंह, खुदीराम बोस है ना, उ लोग का पूछे गए कहे गए खाली गड़बड़ आदमी बा, गड़बड़ अधिकारी बा, मार निकाल पीछे से ठोक ठोक ठोक, तो ऐसा लोग का कहा है? क्रांतिकारी। इस सब लोग से कुछ ना भई, काहे कि अंग्रेज अपने तेज रहे, शक्तिशाली रहे। वो समय दक्षिण अफ्रीका में एगो भारतीय गजब के कारनामा करत रहन, उनकर प्रचार इंडिया में उनकर फैन लोग रहे, उनकर गुरु लोग रहे, उ लोग करत रहे। गांधी जी इतना एगो बात जान लीजिए, लक्की आदमी कोई नहीं, हम मानते हैं इस चीज को। गांधी जी जो काम किए सब में फेल हुए हैं, शुरू से अंत तक पढ़ाई बर हिस्ट्री, पहले तक मेडिकल के तैयारी करे के चाहतलन, मेडिकल ना कइलन, वकील बनलन, गइलन वकालत करे पहले के में हार गइलन, है नु। अंग्रेज अधिकारी से झगड़ा हो गल, उनका निकाल देले सन, तब ताइदगिरी करे लगलन, माने लिखा पढ़ी। अब लिखा पढ़ी कलम बस एगो कुछ गड़बड़ लिखलन का देले सन, अब काल बस घरे बैठल रहन। तो उनकर एगो दोस्त आयल दक्षिण अफ्रीका से, कहले का यार वकालत होता आजकल, तो कहले देखा ना वकालत तो लंदन से पढ़ के आयल बनी लेकिन मजा नहीं किया हुआ। बोले चल हमरा पर एगो अंग्रेज केस कइले बा, बोला चल तुम्हार तोर केस हम जीताएम तोरा के। आ चल देलन दक्षिण अफ्रीका, बोलन सीना तान के भाई हम तो वकील हई, बड़का ब्रिटेन से पढ़ले बानी, एसी बोगी में बैठ गेलन, माने वीआईपी बोगी में, अधा के रास्ते में जाके काला दा खींच के गल करिया आदमी के एसी बोगी में बैठ, तो इकरा ईगो ध लेलक, ले भाई हमहु उतना पैसा देले रहनी, टिकट कटेले तो हमरा के उतरले का है, तो बोला तू करिया बाड़ी इसे उतरनी है। अभी करलन वकालत करे लगलन, वहां दूसरे काम करे, तो दक्षिण अफ्रीका में कुछ अच्छा काम कइलन नो डाउट, तो उनकर काम के यहाँ खूब जबरदस्त प्रचार होत रहे। अब का भल जब अचानक वो भारत में अइलन तो आवे से पहले ही हीरो हो गए, इतना प्रचार कर दिया रहे, जबकि उससे पहले भारत में वो एगो माछी ना मरले रहलन, कुछो ना कोइले रहलन, जो सच्चाई जो बताएंगे। लेकिन गांधी का योगदान देखिए, जो सत्य गुरु का काम होता है सत्य पहुंचाना। तो क्या हुआ, जो पनिया जहाज से आवत ना उस पर एगो अंग्रेज अधिकारियों आ रहा था, और गुजरात के तट पर जब वो पहुंचने वाले थे तो हजारों की संख्या में लोग देखने खाली गया था कि कौन है भाई गांधी, जाके दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज के छक्का छोड़े ले भाई कौन है ना। तो लोग उनको देखने के लिए गया था, तो अंग्रेज अधिकारिया वही पनिया जहाज में था, उसको गलतफहमी हुआ, भाई हम का को दे मैंने हमरा कितना लोग स्वागत करे फूल माला से आयल बा। जब पनिया जहाज रुका ना तो देखा कि अचानक सब लोग जो है गांधी जी की तरफ भागा, और गांधी जी का बहुत जबरदस्त तरीका से बिना कुछ कोयले धोइले वेलकम किया गया। कुछ ना कोयले समझ ले भारत ला, लेकिन उनको हीरो बना दिया गया। उसके बाद गांधी जी जानते हैं क्षेत्रीय कुछ आंदोलन में हिस्सा लिए, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, और उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हुआ असहयोग आंदोलन। गांधी जी का प्रथम आंदोलन, गांधी जी का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, दूगो सवाल हो, गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण, प्रथम राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन असहयोग। अब ध्यान दीजिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 2-4 गो महत्वपूर्ण काम किए थे।
क्या किए थे, लोगों को मानसिकता को समझ गए थे कि इंसान हर चीज कुर्बान कर सकता है लेकिन दो चीज नहीं कर सकता है, एक जान और दूसरा परिवार। मतलब जान नहीं देना चाहता है हर इंसान को, अपनी जान का डर है। बोले कितना आक्रामक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अगर कोई डर सताया तो एक ही चीज का सताता है, किस चीज का, जान का, कि हमारा जान ना चल जाए, और दूसरा परिवार का। दूसरी बात, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई किए तो उनको बात यह समझ में आ गया था कि ये अंग्रेज को गोला बम बारूद से नहीं भगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसके पास इतना ज्यादा है कि हम लोग अभी बच्चा है, और उसके पास जो अधिकारी है सब ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है। हमने किया का ज्यादा खींचे लाठी निकाल, चल फाड़ दियो का पार, वो नहीं से मारिए डिस्कू ही हो गल जा कोई। अब गांधी जी सब बात से परिचित थे। अब भारत आए, कुछ वर्ष घूमे भारत में, घूमला के बाद उनका लोगों जब कहा कि नहीं गांधी जी शुरू कीजिए, तो कहेगा कि मेरा जो आंदोलन होगा वह बिल्कुल जो होगा कैसा होगा, अहिंसक होगा। गांधी जी की महत्ता आज के डेट में हम आपको एक बात बता दें, समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा। गांधी जी से पहले किसी नेता में दम था तो काहे ना कोई राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कर दिया था। सीधा बात, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन समझते हैं जिसमें राष्ट्र का हर लोग, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग हिस्सा ले। तो गांधी जी से पहले किसी नेता में इतना दम था तो क्यों नहीं कोई राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कर दिया था? एको वो नहीं हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन, भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन। अब ध्यान दीजिए, तो गांधी जी का आखिर कोई भी आंदोलन भले फ्लॉप हो गया लेकिन उसके हार में जीत था। कैसे जीत था इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, 2 मिनट में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आगे कल कंटिन्यू रहेगा। ध्यान दीजिए, उन्होंने अहिंसा को क्यों चुना? वो जानते थे, हमने अभी बताया कि हर लोग हर तरह का काम करेगा लेकिन अपना जान बचा के। क्यों? क्योंकि उसको इस जान का चिंता इसलिए भी है क्योंकि उसकी मां है, उसकी बहन है, उसकी पत्नी है, उसका बाल बच्चा है। अगर वो मर जाएगा तो सबको कौन देखेगा, है कि नहीं है? और दूसरा, मान लिया गया आपके घर में आपका 2 दोस्त है, एक वो दोस्त लफुआ है ना, और हमेशा पिस्टल उस्टल ले रहता है, और एक वो दोस्त है अच्छा लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है। अब ध्यान दीजिएगा, अब लफुआ गया घरे आपके, आप अंदर रूम में है, माँ दरवाजा पे मिली और जान रही है कि वो कैसा लड़का है, आ जाते का चाची भैया कहाँ बा, तो चाची का कोई नहीं कि अबे तो गोयल कोई कि ना कोई काहे कोई कहीं जान उतारी संगे जाए तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई कि ना कोई कि इसके साथ जाएगा मेरा बेटा तो ये अभी खजुआ रहा है, यहाँ मैंने रख ले बा, और उन्हें गोयल तो कहीं साँचो के ना खजुआ देवी, तो हमारे बेटवा फंस जाए कि ना फंस जाए। और वह दूसर का दोस्त आया आपका जो पढ़ने वाला लड़का है, समझदार है, और कहा चाची भाई कहाँ है, तब वो घर में बजा जा कहीं कि ना कहीं। यही गांधी जी का साइकोलॉजी था कि भगत सिंह के कहला से कोनो मां अपना बेटा के ना भेजी। बात समझ में आ रहा है ना? कोई बहन अपने भाई को नहीं कहेगी कि ना जो तू भगतवा संग बाप रे बाबू हमेशा खजुआत रहेला कि ना, है ना? कोई पत्नी कहेगी, पति देव अगर आपको इतना ही देश से प्रेम है तो आप जाना ही चाहते हैं तो किसके साथ जाइए? गांधी जी के साथ जाइए। किसके साथ जाइए? गांधी जी के साथ, की भगत सिंह के साथ। भले भगत सिंह, हम ये नहीं कर भगत सिंह खराब आदमी थे, मेरा कतई मतलब नहीं है। भगत सिंह का अलग नेचर था, उनका अलग स्टाइल था देश को आजाद कराने का, गांधी जी का अलग स्टाइल था, इसी को तो समझना है। तो गांधी जी क्यों राष्ट्रीय स्तर के नेता एकदम लॉन्च होते बन गए? क्योंकि उनका जो है नीति था ना, ये ज्यादातर लोग को 90% लोग को भा गया। मान लिया आप कम कीजिएगा, मान कल्पना कीजिए कि मां मुझे देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना है, एकदम खाना पीना छोड़ दीजिएगा। पहले तो मां नहीं चाहेगी कि हिस्सा ले बेटा तू, मां होती है, फिर भी आप कम कीजिएगा तो मां क्या कहेगी? 2 चॉइस है, गांधी भगत। मां तो कहेगी बेटा अगर तुमको लड़ना है, देश को आजादी कराना है तो किसके साथ जाओ? गांधी जी के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि गांधी जी के साथ जाओगे तो आने का गारंटी है, लेकिन भगता के साथ गईले तो कोनो गारंटी नहीं है। इसीलिए गांधी जी के एक आह्वान पे पूरा देश खड़ा हो जाता था। गांधी जी बोले अरे चल, तब एकदम कहे कि उनका आंदोलन में जान के गारंटी रहे, परिवार के सुरक्षा के गारंटी रहे।
इसीलिए लोग कहता है उस समय के नेता जब असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी नाम सुने हुए घटना हो गया, गांधी जी को कुछ समझ में नहीं आया, सारा लोग दबाव दिया, गांधी जी अब मजा रहल बा, अब के तो लोग सही दिशा में जा रहा बा, गांधी भाई चुप बंद कर, आंदोलन बंद होगा। सारा नेता मुड़ी धो दिया, अरे पागल हो गए बुढ़वा का, इतना बढ़िया तो अब के लोग जागल बा। तो गांधी जी कहलन बउआ कितनो जागल बा अंग्रेज के तो तू ना भागा पैबा। आ दोसर का बेरिया जब हम कहम कि चलो भारतीयों एक हो जाओ आंदोलन में आओ, तो चुप ला बरा, तू तो कले रहे हमर बेटा तोरा संग सुरक्षित बा, हमर तो बेटा मर गए, मरा गल कि ना मरा गल। गांधी जी ने कहा कि हम आंदोलन को वापस लेते। सब लोग मुंह ताकता रह गया, बहुत लोग उनका विरोध किया, असहयोग आंदोलन के खत्म कर दिए तो कि बुढ़वा पागल हो गया है, इतना बढ़िया मौका पर खत्म कर दिया, अब के तो लोग जागर रखो, अंग्रेज के मजा मतलब छक्का छोड़ ले रखो। अरे बीचे में गांधी जी वो आंदोलन वापस ले लिए। तो गांधी जी बोले तुम हमको बुरा समझो चाहे भला समझो, हम आंदोलन शुरू किए हैं, हम आंदोलन वापस लेते हैं, मेरे आंदोलन में हिंसा बर्दाश्त नहीं होगा। और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। तो कहे ना दम था नेहरू जी में, पटेल में, फलाना चिलान ढेकान में, तो दूसरा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कर ले रख लो। फिर दूसरा आंदोलन हुआ राष्ट्रीय स्तर का, कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसके नेतृत्व में? फिर गांधी जी का बोले लख लो। 23-24 में अपन पार्टी बना ले लग लोग, स्वराज पार्टी, छोड़ दो इंडिया के चक्कर में मत रहो। तो क्या कर लिया स्वराज पार्टी? सोचने वाली बात है कि नहीं है? इतिहास जानिए, है ना? यही सब जाइएगा दिल्ली में पड़ेगा, वाह गजब पढ़ावत रे, गजब ना पढ़ावता, 2.5 लाख रुपया लागल बा रहू, कोई से मजा आवता, बाबूजी के खेत बिकाल बा। जो पढ़ा रहे हैं ढंग से खूब प्यार से समझिए, धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन में हम लोग को खूब दिमाग खुल जाएगा, और उसके बाद संविधान बनाया जाएगा। तो देखिएगा, आप खुद बना दीजिएगा, इतना बुद्धि दे देंगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतना, कल कंटिन्यू रहेगा।